नए 40 क्वेश्चंस हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। 40 का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें 40 क्वेश्चन हमारे होते हैं एज यूजुअल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 40 क्वेश्चंस का टारगेट मैक्सिमम 40 मिनट्स होना चाहिए। फर्स्ट वन गो के अंदर जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको करते चले। जो क्वेश्चन बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है पढ़ा हुआ नहीं है, देखा हुआ नहीं है, सुना हुआ नहीं है, उस पर छोटा सा क्रॉस लगाकर आगे बढ़ते चलिएगा। ये नहीं कि उसको पढ़ने में, उसको समझने में, उसको करने में ही दिमाग लगा दें, अपना टाइम कंज्यूम कर लें, ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं करना है। राइट, वन गो के अंदर आपको जितने क्वेश्चन होते जा रहे हैं, जो छोटे क्वेश्चन हैं वो पहले करिए। जिनमें लेंदी कैलकुलेशन आपको लग रही है कि थोड़ी लेंदी कैलकुलेशन होगी, उनको भी थोड़ा सा बाद के लिए रख दीजिए। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि आपने पढ़ा हुआ है लेकिन आपका आंसर नहीं आ रहा, नहीं मैच हो रहा है, तो 1 मिनट से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन पे अपना टाइम स्पेंड नहीं करना है, ईगो पर नहीं लेना है। राइट, तो हम आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं अपने 40 क्वेश्चंस की, 40 क्वेश्चन की, 40 की, जिसमें इस बार हम 7th नंबर की 40 कवर करने जा रहे हैं। राइट, इसके अंदर ऑलमोस्ट आपके मॉड्यूल्स के क्वेश्चन हैं, सेट एबीसी और एडिशनल के क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर आपके पीवाईक्यूज के क्वेश्चन हैं, एमटीपीज के क्वेश्चन हैं, आरटीपीज के क्वेश्चन हैं, यही सब चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं। तो इन क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार इधर उधर के क्वेश्चंस पे दिमाग लगाने से मतलब नहीं है, एक क्वेश्चन के पीछे भागने से मतलब नहीं है। जितने क्वेश्चंस आप कर रहे हैं उन्हीं को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार उन्हीं क्वेश्चंस को इतना रिपीट, इतना रिवाइज कर लीजिए कि वो जस्ट लाइक मगअप की सिचुएशन में आप आ जाएं। और आपको पता ही है कि लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर के अंदर आपको क्या खाना है, तो मेरे हिसाब से 2-2 पेजेस आप डेली देख रहे होंगे, याद कर रहे होंगे, लर्न कर रहे होंगे, और अभी तक आपके सारे पेजेस कवर हो गए होंगे। राइट, तो उसी बेसिस पर इन क्वेश्चंस को अगर आप जस्ट अ गो थ्रू सोने से पहले अगर आप ये 40 क्वेश्चन 30 मिनट्स के अंदर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर भी अगर आप सुन लेते हैं, तो डेली अगर आप इनको सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो ये आपके दिमाग के अंदर सेट होते चले जाएंगे। राइट, तो हम आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, ध्यान आ जाना चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व किसको कहते हैं? ओजाइव को कहते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, और उसके थ्रू जो आपका लेस देन का ग्राफ और मोर देन का ग्राफ बनाते हैं, और उसके इंटरसेक्शन से मीडियन लोकेट करते हैं, और जो भी लेस देन का ग्राफ है उसके ऊपर ऑल पार्टीशन वैल्यूज यानी कि मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल सारी पार्टीशन वैल्यूज लोकेट की जा सकती हैं। नेक्स्ट आ जाइए, डैश अ टेबल हैज़ द पार्ट्स। टेबल के मैंने बहुत सारे पार्ट्स आप लोगों को बताए हैं, हेडिंग, सब हेडिंग, टेबल नंबर, फिर आपको हेडर बताया है, बॉक्स हेड, कैप्शन, स्टब्स, बॉक्स, आपका कॉलम, रोज, फिर उसके बाद आपके सेल्स, फिर आपका बॉडी, फिर आपका टेबल नंबर, फिर आपका नीचे आ जाता है डेट, सोर्स, टाइम, जो कि फुट नोट में भी लिखे जा सकते हैं, अलग से भी लिखे जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी पार्ट्स ऑफ टेबल होती हैं। बट जो मेजर पार्ट्स होते हैं, जिनके बगैर हम किसी भी टेबल को टेबल नहीं बोल पाते हैं, वो मिनिमम आपके कितने पार्ट्स होते हैं? 5 पार्ट्स होते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 5 रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd। आउट ऑफ द 1000%, 25% वर द इंडस्ट्रियल वर्कर एंड द रेस्ट वर द एग्रीकल्चर वर्कर्स। 300 वर्कर्स एंजॉय द वर्ल्ड कप टीवी एंड ऑल इन ऑल। मतलब टेबल प्रेजेंटेशन किसका क्वेश्चन लग रहा है? टेबल प्रेजेंटेशन का क्वेश्चन लग रहा है। तो ज्यादा इधर उधर दिमाग मत लगाइए, टेबल की फोटो बनाकर उसमें काम करना स्टार्ट कर दीजिए कि क्या मुझे दिया हुआ है और क्या मुझे पता करना है। राइट, कुछ चीजें गिविंग होंगी, कुछ चीजें मिसिंग होंगी, जो मिसिंग होगी वही आपको पता करना होगा। क्वेश्चन को आगे पढ़ के 2 लाइन 3 लाइन पढ़ने में अगर आपको समझ में आ जाता है टेबल का है, तो टेबल बनाकर अब वापस से क्वेश्चन को पढ़कर वैल्यूज पुट करना शुरू कर दीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास कितने हैं? 1000, जिसमें से हमारे पास इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं, जो कि टीवी देखते हैं और टीवी नहीं देखते हैं, नॉट वॉच टीवी। तो 25% वर द इंडस्ट्रियल वर्कर, तो 1000 का 25% यानी कि 250 आपके गिवन है।
एंड द रेस्ट वर द एग्रीकल्चर वर्कर्स। तो एग्रीकल्चर वर्कर रिमेनिंग अभी हम लिखेंगे दूसरे कलर के पेन से। 300 पर्सन्स इंजॉयड वर्ल्ड कप मैचेस, 300% इंजॉयड वर्ल्ड कप मैचेस, यानी कि 300 लोग टीवी देख रहे हैं। और 30% ऑफ द पीपल हु हैड नॉट वॉच वर्ल्ड कप वर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। यानी कि ये अगर हम यहाँ पर बोलें कि यहाँ पर कितने लोग बचे 700, यहाँ पर कितने बचे 750, तो ये बोल रहे हैं 700 लोग जो कि टीवी नहीं देखते, 700 लोग जो कि टीवी नहीं देखते, उसके 30% वर्कर्स कौन है? इंडस्ट्रियल। तो 7 3 जा 21, 210। ये सब चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन हैं। अब आपको रिमेनिंग जो मिसिंग फिगर्स हैं वो पता करना है। अब आपकी इच्छा है कि आप चाहो तो सारे कैलकुलेशंस लगाने बैठ जाओ, या आप क्या पता करो, व्हाट इज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स who had enjoyed the world cup, मतलब एग्रीकल्चर वर्कर्स जो कि टीवी देखते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर पता करना बाकी है। तो 700 माइनस 210, 700 माइनस 210, तो ये कितना हो गया 490, और 750 में से 490 माइनस कर दिया तो ये हो गया आपका 260। तो आंसर हो गया डी फॉर दिल्ली 260। आंसर हो गया डी फॉर दिल्ली 260। दिख रहा है सबको, समझ में आ रहा है, क्लियर है? राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द टेबल, द कॉलम हेडिंग कॉल्ड एज, कॉलम हेडिंग कॉल्ड एज। तो सी फॉर कॉलम, सी फॉर कॉलम और सी फॉर कैप्शन। दिस इज द वे हाउ कम यू लर्न दिस और रन मग अप दिस। और इसीलिए पहले सी फॉर कॉलम और सी फॉर कैप्शन याद कीजिएगा, तो उसके बाद जो आपका स्टब्स है वो आपको ध्यान आ जाएगा कि किसके लिए लिखा जाता है, रोज के लिए लिखा जाता है। तो कैप्शन विल बी द आंसर डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट आपका है अरेंज द डायमेंशन ऑफ द बार्स। डायमेंशन, तो बार डायग्राम क्यूब और पाई, पाई डायग्राम 2 है, क्यूब आपका 3 है और बार डायग्राम 1 है। तो इट इज 1 3 एंड 2। तो 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 है ही नहीं भैया इसमें से, तो आंसर 1 3 2 1 3 2। बार डायग्राम आपका 1 डायमेंशन का डायग्राम होता है, क्यूब आपका 3 डायमेंशन होता है, पाई आपका 2 डायमेंशन होता है। दैट इज 1 3 और 2, 1 3 2, राइट। तो फिलहाल इसमें से कोई भी नहीं है, तो फिलहाल तो इसमें से नन ऑफ दीज आंसर हो गया है, राइट। बाकी आंसर हो जाएगा 1 3 2। Question number 5. This is maybe little bit silly mistake by the typewriter. Next आगे बढ़ते हैं। In a class 3 student failed and बाकी remaining 8 were pass। उनकी इतनी आपके मार्क्स आए हैं। Now the median marks। अब बता रखे हैं, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया 3 बच्चे जो फेल हुए हैं उनके मार्क्स हमको क्वेश्चन में दिए हुए नहीं है, तो हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, उनके क्या लिख दीजिए 0 0 0। चाहे 0 आया हो, चाहे 1 आया हो, चाहे 2 आया हो, अल्टीमेटली तो वो फेल ही है, क्योंकि आउट ऑफ कितने मार्क्स का पेपर हुआ है तो उसके हिसाब से हम फेल मार्क्स भी नहीं सोच पा रहे हैं। तो हम क्या बोल दीजिए 1 2 3 0 0 0 0 0 मार्क्स हैं। उसके बाद आप इसको असेंडिंग में अरेंज कीजिए। इट इज 10 11 12 14 15 20 24 एंड 26। कितने लोग हैं? 11 स्टूडेंट। मीडियन के लिए फर्स्ट अरेंज द डेटा इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, सेकेंड फाइंड रैंक, थर्ड सी द आंसर इन सीरियल नंबर एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। ये आपकी वैल्यूज हैं और इनको हम उनके ऊपर क्या लिख देते हैं, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये टोटल हमारे सीरियल नंबर हो गए। ये हमारी एक्स क्या हो गई, वैल्यूज हो गई, जो कि हमने असेंडिंग में अरेंज कर ली है। मीडियन के लिए आप क्या करते हैं n + 1/2 यानी कि 11 + 1/2 यानी कि 12/2 यानी कि 6। तो सिक्स्थ वैल्यू आपकी कौन है 12। तो A फॉर एप्पल इज योर आंसर। क्या हो जाएगा, A फॉर एप्पल आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वो बहुत इजी टास्क था मीडियन निकालने का। नेक्स्ट आ जाइए 100 ऑब्जर्वेशन 101 से 200 और फिर 151 से 250, वेरिएंस ऑफ ए, वेरिएंस ऑफ बी और फिर वेरिएंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ बी। तो ध्यान दीजिएगा एक बार, ये आपकी वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 सो ऑन टिल 100 तक, ठीक है। ये मैंने इसको x नाम दे दिया। अब A सीरीज के अंदर इन्होंने बोला है क्या है 101, तो 101 102 103 एंड 200 तक। B सीरीज में इन्होंने नाम दिया है 151
152, 153, 154 एंड 250 तक। ठीक है, तो इसको हम बोल रहे हैं कि ये हमारी कौन सी सीरीज है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर की, 1 से लेके 100 तक के फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के लिए क्या चीज, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के लिए क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। ये हमारे किसका फॉर्मूला होता है, वेरियांस का फॉर्मूला होता है, एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, राइट। अंडर रूट कर दीजिए तो स्टैंडर्ड डिवीजन, और रूट हटा दीजिए तो वेरियांस। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 करके किसका आंसर आ जाएगा, वेरियांस का। अब देखिए इस सीरीज से ये सीरीज बनाने के लिए हमने क्या किया है, कोई सोच सकता है, कोई बता सकता है। यहां पर हमने क्या किया है, x प्लस 100, क्या किया है, x प्लस 100, और यहां से ये वाली यानी कि A सीरीज कैसे बनाई है, x प्लस 100 करके, और B सीरीज कैसे बनाई है, x प्लस 150 करके। आ रहा है क्या समझ में, राइट। ओरिजिन एंड स्केल की प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं। जनरल में तो हमको बता रखा होता है ओरिजिन स्केल के लिए कि इतना हमने प्लस माइनस किया है या मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। यहाँ पर हमको पता करना पड़ा है कि क्या प्लस माइनस किया है, क्या मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। तो ये हमने प्लस किया है 100 और प्लस किया है 150। और आपको पता ही है कि डिस्पर्जन पे ओरिजिन का फर्क नहीं पड़ता है, खाली स्केल का फर्क पड़ता है। तो ओरिजिन का फर्क नहीं पड़ता, यानी कि 100 और 150 का फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जो हमारा ओरिजिनल वेरियांस है वही ए का वेरियांस और वही बी का वेरियांस हो जाएगा। यानी कि वेरियांस ऑफ ए का आंसर भी एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 और वेरियांस ऑफ बी का आंसर भी एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 हो जाएगा। और अब वेरियांस ए अपॉन वेरियांस बी कर दीजिए, इन दोनों को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो ये पूरा पूरा एक दूसरे से कट जाएंगे, तो आंसर बी फॉर बॉम्बे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। आउट ऑफ विच नॉट इज नॉट अ प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के हमने मेथड्स पढ़े हैं, किसके मेथड पढ़े हैं, सैम्पलिंग के। सैम्पलिंग के 3 मेथड होते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक मेथड, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक मेथड और मिक्स मेथड। ठीक है, तो प्रोबेबिलिस्टिक मेथड के अंदर हमने डिफरेंट नेम्स पढ़े हैं। उसमें क्लस्टर सैम्पलिंग आता है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग आता है, कोटा सैम्पलिंग हमने नाम नहीं पढ़ा है, और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आता है। देखिए भाई, अलग अलग बुक, अलग अलग जगह, अलग अलग क्लासिफिकेशंस में जाएंगे तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के नाम अलग अलग जगहों पर लिख दिए जाते हैं, लेकिन हमको वो फॉलो करना है जो हमारे सी इंस्टीट्यूट ने ICAI की बुक के अंदर हमको लिख कर दिए हैं, राइट। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका आंसर क्या है, सी। C is not are the part of probabilistic sampling as per our institute given ICAI module given. Probabilistic sampling includes simple random sampling, stratified sampling, cluster sampling, multi-stage sampling, but not the quota sampling. quota sampling नाम का वहां पर कोई भी नाम आपको दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। with the increase in the sample size, विद द इंक्रीज इन द सैंपल साइज, ये भी सैम्पलिंग से आता है। विद द इंक्रीज इन द सैंपल साइज एरर का क्या होगा, तो आपको बताइए कि स्टैंडर्ड एरर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट एन, 1 अपॉन अंडर रूट एन। तो यानी कि इसका मतलब है कि सैंपल साइज इंक्रीज करने से स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, डिक्रीज होता है। यानी कि दोनों क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो इसलिए एज द सैंपल साइज यानी कि एन आप इंक्रीज कर रहे हैं तो एरर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ए फॉर एप्पल इज योर आंसर। नेक्स्ट, मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द ट्रुथ। यानी कि आपका ध्यान है क्या, इंपेरिकल रिलेशनशिप वाली बात हो रही है। एक तो होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्या हो जाता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्या हो जाता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। दूसरा क्या बताया था, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू मीन माइनस मीडियन और मल्टीप्लाइड बाय 3। तो भैया देखो, ये पहला वाला तो आपका दिख नहीं रहा, तो इस दूसरे वाले पर ही दिमाग लगा लीजिए, राइट। तो दूसरे वाले को देखने पर हमको पता चलता है मीन माइनस मोड, तो इट इज मीन माइनस मोड। ये थोड़ा सा इक्वल्स टू की कमी है यहाँ पे, ये इक्वल्स टू लग जाएगा, तो सी विल बी योर आंसर। थोड़ा सा टाइपिस्ट की टाइमिंग की मिस्टेक हो गई है। मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। सीधा सीधा ओरल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाइए, मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एन स्टूडेंट इज 20 and 80, व्हाट विल बी द वेरिएंस ऑफ देम।
वेरियांस का पता करना है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इन्होंने बोला है कि मीन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर 20 और 80 है। ऑफ द मार्क्स ऑफ एन स्टूडेंट इज 20 एंड 18। 20 आपका क्या है, मीन है, और ये है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल्स टू 80 स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन 20 और ये इनटू 100, राइट। तो आप इसको इधर ले आइए, इसको इधर भेज दीजिए। तो स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 80 इंटू 20 अपॉन 100। तो ये कट गया, तो स्टैंडर्ड डिवीजन कितना हो गया, 8 2 जा 16, और वेरियांस होता है स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर यानी कि 256। कितना हो जाएगा, 256। ए फॉर एप्पल। व्हाट विल बी योर आंसर, ए फॉर एप्पल। वेरी इजी टास्क। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगेन अ वेरी इजी टास्क। दिखने में बड़ा सा क्वेश्चन लिख रहा है कि इन 10 ईयर्स इन एवरेज अर्निंग इज 40 करोड़, द टू हैव द सेम, क्या है, सेम एवरेज अर्निंग सिंस लास्ट 11 ईयर्स। सेम, ध्यान है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 होती है, सबसे पहले कंबाइन, करेक्ट, वेटेड, फिर ऑल वैल्यूज आर के कांस्टेंट, 10 10 10 10 10 10 10 10 10। तो यहाँ पर ऑल वैल्यूज आर के कांस्टेंट कितना है, 40 40 40 40 40 40 40 40। तो इनका एवरेज करेंगे तो भी क्या बैठेगा, 40 ही रहेगा, राइट। तो 40 विल बी योर आंसर। आ रही है के बाद समझ में, हाउ मच अर्निंग मस्ट बी मेड द कंपनीज 11th ईयर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 40 विल बी योर आंसर। ओरिजिन इज शिफ्टेड बाय 5, यानी कि ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ओरिजिन एंड स्केल। और किसकी बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन क्वार्टाइल डिवीजन, प्लस माइनस मल्टीप्लाइड और डिवाइड, इन दोनों पे लगा दिया क्रॉस, इन दोनों पे लगा दिया लाइट। तो ओरिजिन में हमारा 5 से शिफ्ट हुआ है, तो देयर विल बी नो चेंज इन होल स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देयर विल बी नो चेंज इन होल स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, 2 अनबायस्ड डाइज आर रोल्ड, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ द सम ऑफ द नंबर ऑफ द अपर साइड, एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो आपको पता ही है क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, सम कितने से स्टार्ट होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये आपके क्या होते हैं, सम होते हैं। क्या होते हैं, सम होते हैं। तो सम होने को हम बोलते हैं x, और p प्रोबेबिलिटी होने को 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपॉन में 36, क्योंकि 6 की पावर 2 यानी कि टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 36, राइट। तो इसको हमने कैलकुलेट किया, x इंटू पी, एक्स इंटू पी, एक्स इंटू पी, एक्स इंटू पी। क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला होता है समीशन x इंटू पी। और उसके अलावा मैंने बताया था कि 1 डाइस के अंदर ये आंसर होता है 3.5, 2 डाइस के अंदर आपका यही आंसर इतने से ही इंक्रीज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। और x इंटू पी, एक्स इंटू पी, एक्स इंटू पी, एक्स इंटू पी नॉर्मल तरीके से पूरा कैलकुलेट कर लीजिए, x इंटू पी मेमरी प्लस, एक्स इंटू पी मेमरी प्लस, एक्स इंटू पी मेमरी प्लस, और फिर लास्ट में MRC का बटन प्रेस कर दीजिए, तो सबका ग्रैंड टोटल 7 आ जाता है, आ जाएगा। कोई सी मिस्टेक ना करें तो, इसलिए एज पर कैलकुलेटर आपको AC यानी कि ऑल क्लियर, MRC को 2 बार प्रेस करना है, और देखना है कि स्क्रीन पर कहीं M लिखा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। एन एग्जाम्पल ऑफ बाय पैरामेट्रिक, बाय स्टैंड फॉर 2, बाय स्टैंड फॉर 2, और ये किसमें बताना है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में। तो कंटिन्यूअस में तो भैया आपको पता ही है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पड़ा है, x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 2 पैरामीटर्स की जरूरत होती है, मीन की और स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो इसलिए इसको भी हम बाय पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, बाय पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। If 5 is subtracted from each observation, such certain atom coefficient of variation is 10%. 5 is added with the observation, तो coefficient of variation is 6%. तो 5 added और subtracted करने पर, ओरिजिनल वैल्यू में 5 added और 5 subtracted करेंगे तो मीन के आंसर में फर्क पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन के आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहली बार का हमारा आंसर आता है 10%। 10% को ऐसे लिख लेते हैं, एक ही बात है, उधर 100 लिख दो या इधर नीचे 100 लिख दो। तो स्टैंडर्ड डिवीजन सेम रहेगा, ये x बार -5 हो जाएगा। दूसरे मेरे फ्रेंड ने क्या किया, तो उसका ये आपका 6% यहाँ पर हो गया, तो ये आपका स्टैंडर्ड डिवीजन और मीन +5 यहाँ पर हो जाएगा।
ठीक है, फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया 10 एक्स बार माइनस 50 इक्वल्स टू 100 स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर इधर किया तो ये हो गया 6 एक्स बार प्लस 30 और इक्वल्स टू 100 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, और इसको आप सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो मीन का आंसर आ जाएगा 20, स्टैंडर्ड डिवीजन का आंसर आ जाएगा 1.5। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन मीन इनटू 100, स्टैंडर्ड डिवीजन इनटू मीन 100, स्टैंडर्ड डिवीजन इनटू मीन 100। तो ये आपका हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि 7.5%। द आंसर विल बी बी फॉर बॉम्बे 7.5%। ठीक है, आया है क्या सबको समझ में कि अगर आप 5 ऐड करते हैं, 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो खाली मीन में फर्क पड़ेगा, स्टैंडर्ड डिवीजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फॉर्मूले में उसके अकॉर्डिंग आप पर पुट कर दिया है, मीन को मीन में चेंज डाला है और स्टैंडर्ड डिवीजन को एज इट इज रखा है, और फिर दोनों से 2 इक्वेशन बनाई है। दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो मीन का आंसर, स्टैंडर्ड डिवीजन का आंसर आपके पास आ जाएगा, और फिर उसको आप पुट कर देंगे तो ओरिजिनल कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा, दैट विल बी 7.5%। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन शुरू कीजिए, स्टार्ट कीजिए, 1 मिनट आप लोग चालू कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से। चलिए जी मेरे ख्याल से हो चुका होगा ये क्वेश्चन। अगेन इट इज अ वेरी वेरी इजी टास्क। क्वेश्चन नंबर 17। एक बॉक्स है आपके पास में जिसमें 3 वाइट और 5 ब्लैक बॉल्स है, यानी कि टोटल 8 बॉल्स हैं। फिर ये सेकंड बैग है जिसके अंदर 4 वाइट और 2 ब्लैक बॉल्स है, यानी कि 6 बॉल्स हैं। नाउ इफ बॉल इज टेकन फ्रॉम ईच बैग व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इज वाइट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट एंड वाइट निकालनी है। तो इसमें से वाइट निकालेंगे और इसमें से वाइट निकालेंगे। तो इसमें से वाइट आने की प्रोबेबिलिटी 3/8, इसमें से वाइट आने की प्रोबेबिलिटी 4/6। तो इसमें हम अब क्या कर देंगे, 2 2 जा 2 3 जा, 3 से 3 कट गया 2 और ये 4, तो 1/4। यहाँ पे ये छोटा सा मिसप्रिंट है, ये इस बार छोटा सा मिसप्रिंट है, 1/4। क्या आंसर हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे 1/4। क्या आंसर हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे 1/4। आंसर विल बी 1/4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड मोड देन द व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड मीडियन। तो आपको बोला था मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। तो मीन माइनस मोड है आपका 63, ये 3, और मीन माइनस मीडियन का आंसर मांगा है। तो 63 डिवाइड बाय 3, 3 2 जा 3 1 जा, तो 21 सी विल बी योर आंसर। 21 सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेडी ट्रेवल स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न अ क्विकर स्पीड इफ द एवरेज स्पीड इन द होल जर्नी इज 24, फाइंड द एवरेज स्पीड इन द रिटर्न जर्नी। यानी कि ये आपकी जाते वक्त की है, ये आपका एवरेज है। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि स्पीड और डिस्टेंस के क्वेश्चन में क्या यूज करना होता है, हार्मोनिक मीन। तो ये आपका कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है n1 प्लस n2 अपॉन हार्मोनिक मीन 1 प्लस n2 अपॉन हार्मोनिक मीन 2। तो यहाँ पर n1 और n2 तो 2 ऑब्जर्वेशंस हो गई, तो यहाँ पर आंसर हो गया है आपका 24। ये हो गया 1 + 1
डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हैं, रीशफल करके भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाती है। क्लियर है क्या सबको? आ रहा है क्या समझ में? आगे बढ़ते हैं। 3 आइडेंटिकल डाइज आर रोल्ड, व्हाट विल बी द सेम नंबर अपीयर? सेम नंबर अपीयर। सेम नंबर का होता है 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 और 6 6 6, जिसको मैंने कहा था नो डिफरेंस भी बोलते हैं, सेम नंबर भी बोलते हैं, इक्वल नंबर भी बोलते हैं, ट्रिपलेट वर्ड भी बोलते हैं, राइट। और 6 की पावर 3, 6 की पावर क्या कर देंगे 3, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा 216। और 216 में से कितने हैं फेवरेबल 6, तो 6 बाय 216, तो कितना हो जाएगा 1 बाय 36। सी विल बी योर आंसर, सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी, द थ्योरी ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। तो कंपाउंड प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने आपको कहा था कौन सा थ्योरम कहलाता है? एडिशन थ्योरम कहलाता है। तो एडिशन थ्योरम है A यूनियन B, A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो D फॉर दिल्ली विल बी योर आंसर, D फॉर दिल्ली विल बी योर आंसर। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। नेक्स्ट आ रहा है लीप ईयर। लीप ईयर, नॉन सॉरी लीप ईयर नहीं है भैया, आपकी बार नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर में 53 संडे, 53 ट्यूसडे, 53 थर्सडे। तो नॉन लीप ईयर में 53rd टाइम किसी डे के आने की प्रोबेबिलिटी 1/7 होती है। उसमें से बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे यूनियन 53 ट्यूसडे यूनियन 53 थर्सडे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 ट्यूसडे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 थर्सडे। तो ये भी हो गया 1/7, ये भी हो गया 1/7, ये भी हो गया 1/7, तो टोटल आंसर 3/7। तो इसलिए प्लीज 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 इस तरीके से बिल्कुल भी मत रटिएगा कि लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है तो 1/7 आंसर होता है, लीप ईयर है तो 2/7 आंसर होता है। इसके अंदर एंड का भी होता है, इंटरसेक्शन का भी होता है, यूनियन का भी होता है, सबके आंसर होता है। तो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 6/7, कुछ भी यहाँ पर आंसर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा समझिएगा, अच्छे से देखिएगा। पहला है कि E1 के अंदर किंग और क्वीन। E1 में बोला है किंग चाहिए और क्वीन चाहिए। तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी दोनों साथ में तो आएंगे नहीं, तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी 4 और क्वीन आने की भी 4, यानी कि 8/52। फिर है E2 को बोला है क्वीन और जैक, तो दोनों साथ में तो आएंगे नहीं, तो क्वीन आने की 4 + 4 यानी कि 8/52। ये भी क्लियर है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2, तो इन दोनों में कॉमन देखिए, किंग और क्वीन है, क्वीन और जैक है, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन कौन है? खाली क्वीन कॉमन है, तो क्वीन कॉमन के हिसाब से यहाँ पर कॉमन आने का चांसेस कितना हो गया 4/52। तो कॉमन आ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अगर दोनों क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अलग अलग जुदा जुदा, राइट, तो अलग अलग जुदा जुदा तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो E1 इंटरसेक्शन E2 का भी आंसर आ रहा है 4/52, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है, राइट। तो बी ऑप्शन तो कट गया। अब आपको पता करना है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का आंसर। क्या पता करना है? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का आंसर। तो ये क्या था? हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम था, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अंदर आप लोगों को बोला था इंटरसेक्शन होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। उसके अंदर या तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं या वो क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट में क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 होता है, ठीक है। तो E1 का आंसर क्या है? 8/52। मल्टीप्लाई E2 का आंसर क्या है? 8/52। और इंटरसेक्शन का आंसर हम यहां पर निकाल कर बैठे हैं, कितना है भैया? 4/52। आ रहा है क्या समझ में? और आपको यहां पर दिख रहा है ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि ये इंडिपेंडेंट
नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, ए फॉर एप्पल, कि ये दोनों क्या नहीं है, नॉट इंडिपेंडेंट। क्या आंसर हो गया, नॉट इंडिपेंडेंट। अगर ये इक्वल आ जाता, यानी कि 8 8 16/52 आ रहा होता, तो आंसर क्या हो जाता, ये कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है। लेकिन 16/52 नहीं आ रहा है, यानी कि क्या है, नॉट इंडिपेंडेंट है। ए फॉर एप्पल इज योर आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। The overall percentage of the failure in a certain examination, ध्यान रखिएगा percentage of fail का बता रखा है 0.30. What is the probability that out of the 6 candidate at least 4 pass the exam? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पास की प्रोबेबिलिटी बता रखी है 0.70. तो और नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं, 6, राइट. तो इसके अंदर आप कौन सा थ्योरम लगाएंगे, बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे. तो बायनोमियल के अंदर पास की परसेंटेज पूछिए, यानी कि पी आपको लेना पड़ेगा 0.70 और क्यू आपको लेना पड़ेगा 0.30 और एन आपको बता रखा है 6, और आंसर देना है एटलीस्ट 4 का. तो एटलीस्ट 4, एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाना. तो मिनिमम से मैक्सिमम यानी कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, P4, P5 और P6, और लगा देना है इन सब का टोटल. तो ये किया हमने 64, 0.70 की पावर 4, 0.30 की पावर 2. फिर बाइनोमियल का फॉर्मूला होता है NCR P रेज टू पावर R Q रेज टू पावर N माइनस R. भैया ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी कहलाता है और इसका फॉर्मूला भी बोलते हैं. प्रोबेबिलिटी निकालने के फॉर्मूले को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोल रहे हैं. यहाँ पर क्या है 65, 0.70 की पावर 5, 0.30 की पावर 1. यहाँ पर 66, 0.70 की पावर 6, 0.30 की पावर 0. इसको आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के अंदर, मल्टीप्लाई 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 मेमोरी प्लस, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मेमोरी प्लस, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मेमोरी प्लस, और फिर एमआरसी दबा देंगे. तो एमआरसी दबा देंगे तो आंसर आएगा 0.74431. क्या आंसर आएगा, 0.74431. तो ए फॉर एप्पल इज योर आंसर, 0.74431. क्या आंसर आएगा इन सब का सॉल्यूशन करने पर, 0.74431. तो ए फॉर एप्पल इज योर आंसर. क्या आंसर आ जाएगा, ए फॉर एप्पल इज योर आंसर. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. अ मैन्युफैक्चरर हु प्रोड्यूसेस अ सर्टेन बॉटल फाइंड दैट 0.1% ऑफ द बॉटल्स आर डिफेक्टिव. ध्यान रखिएगा 0.1% है डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी. द बॉटल्स आर पैक्ड इन द बॉक्सेस ऑफ 500. अ ड्रग मैन्युफैक्चरर ऑफ 100 बॉक्स आर प्रोड्यूस बॉटल यूजिंग द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. हाउ मैनी, क्या अब आंसर बताना है, हाउ मैनी बॉक्सेस एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव. एटलीस्ट 2 का मतलब होता है 2 और 2 से ज्यादा. अब 2 और 2 से ज्यादा क्या 100 तक निकालेंगे क्या, 2 और 2 से ज्यादा मतलब 100 तक निकालेंगे क्या, नहीं जी साहब. क्या करेंगे, 1 माइनस P0 प्लस P1 कर लेंगे. 1 माइनस P0 प्लस P1 यहाँ पर हम कर लेंगे. और उससे पहले हमको क्या निकालना है, मीन. मीन होता है NP. NPN है आपका यहाँ पर कितना 500 और उसका 0.1%, तो ये हो गया 0.50. और देखिए यहाँ पर 0.50 की प्रायोरिटी भी बता रखी है 0.6065. 0.50 की प्रायोरिटी भी बता रखी है 0.6065. 500 का 1%, क्या निकालना है, 500 इंटू 1%, 500 इंटू 1%. ठीक है, तो ये 500 इंटू 0.1%, 0.5 आ रहा है. तो 0.5 यहाँ पर और 0.5 की प्रायोरिटी यहाँ पर दी हुई है. तो इसको आप पुट करेंगे 1 माइनस, इसका फॉर्मूला होता है e की पावर माइनस m की पावर r और r फैक्टोरियल. ये फॉर्मूला है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी हम इसी को कहते हैं. ठीक है, तो 1 माइनस e की पावर माइनस 0.50, 0.50 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस e की पावर माइनस 0.50, 0.50 की पावर 1 और 1 फैक्टोरियल. ठीक है ना. अब इसमें से क्या करते हैं, e की पावर माइनस 0.50 तो कॉमन निकाल लेते हैं, इधर बचा 1, इधर बचा 0.50, और इसका वैल्यू बताई रखा है 0.6065. तो 0.6065 इंटू 1.5 माइनस 1, 0.6065 इंटू 1.5 माइनस 1. तो ये आंसर आ रहा है 0.0902. ये आंसर आ रहा है 0.09025. अब इसको मल्टीप्लाई करना है.
अब इसको मल्टीप्लाई करना है 100 बॉक्सेस, क्योंकि आंसर पूछा है हाउ मैनी बॉक्सेस। जब भी हाउ मैनी में आंसर पूछते हैं, नंबर्स में आंसर पूछते हैं, तो कैपिटल एन से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसको हमने कर दिया मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आंसर आ रहा है 9.025, 9.025, तो 9 विल बी योर आंसर, सी विल बी योर आंसर, 9 विल बी योर आंसर। आया है क्या सबको समझ में? मेरे हिसाब से आ गया होगा। वेरी इजी टास्क, वेरी सिंपल टास्क, थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर होता है, कैलकुलेटर पे करेंगे तो इजीली हो जाएगा। The probability that the man aged 45 will die within a year. What is the probability of 10 men? At least one will reach their birthday. Reach their birthday का मतलब है alive. ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है जो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी मारती है, कि यहाँ पर बोला है एटलीस्ट 9 विल अलाइव, 10 में से एटलीस्ट 9 विल अलाइव, यानी कि 9 और 9 से ज्यादा। क्या क्वेश्चन है? एटलीस्ट 9 विल अलाइव। एटलीस्ट 9 विल अलाइव के लिए उल्टा अगर हम बोले, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर जो ई की पार की वैल्यू दी गई है वो डाई, मरने वाले के लिए दी गई है। ये देखिए मरने वाले की प्रोबेबिलिटी बताई थी, तो ई की पार की वैल्यू आपको मरने वाले की दी हुई है। तो यहाँ पर आपको ये जो अलाइव वाली लैंग्वेज है एटलीस्ट 9, एटलीस्ट 9, ये क्या है? एटलीस्ट 9 विल अलाइव, एटलीस्ट 9 विल अलाइव। तो ज्यादा से ज्यादा कितने लोग मर सकते हैं? 10 में से 9 लोग जिंदा रहेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा कितने लोग मर सकते हैं? 1। क्या क्वेश्चन हो जाएगा? एट मोस्ट 1 विल डाई। ठीक है, या तो ये या तो ये। अब यहां पर अगर हमको जो ई की पार की वैल्यू है वो अलाइव की दी हुई होती तो हम इस क्वेश्चन पे काम कर लेते, लेकिन ये डाई की दी हुई है, तो हमको जो ऊपर वाली लैंग्वेज है उसको डाई में क्या करना पड़ा है? कन्वर्ट करना पड़ा है। तो कन्वर्ट किया तो आंसर बन जाता है कि एटमोस्ट 1 विल डाई। क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज बन जाती है? एटमोस्ट 1 विल डाई। तो 1 विल डाई के लिए आपको क्या करना है? 1 विल डाई के लिए आपको क्या करना है? 1 माइनस क्या करेंगे? बताइए बताइए। 1 विल डाई के लिए एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम से मिनिमम, मैक्सिमम से मिनिमम। तो मैक्सिमम 1 और मिनिमम कितना होगा? 0। तो आंसर निकालना है P0 प्लस P1। तो P0 का हो जाएगा e की पावर माइनस 0.12, 0.12 की पावर 0 और 0 फैक्टोरियल, प्लस e की पावर माइनस 0.12, 0.12 की पावर 1 और 1 फैक्टोरियल। आ रही है क्या बात समझ में? इसको सॉल्व करेंगे तो 0.9933, 0.99 इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है 0.9933। तो 0.9933, 0.99335 है। तो बी फॉर बॉम्बे इज योर आंसर। 0.99335 है, इसलिए 0.9934 विल योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेप ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। शेप ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व डिपेंड ऑन इट्स पैरामीटर, कि उसके पैरामीटर्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसका शेप यहाँ पर चल रहा होता है। बाकी नहीं सॉरी, इसमें चाहे कोई से भी पैरामीटर हो, कैसे भी पैरामीटर हो, ऑलवेज आपका कैसा शेप बनता है? बेल शेप यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट आ जाइए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन है आपका 20 और स्टैंडर्ड डिवीजन है 4। तो मीन है आपका 20, स्टैंडर्ड डिवीजन है 4, तो वेरियांस है 16। तो आपका NPQ अपॉन NP यानी कि वेरियांस अपॉन मीन आप करते हैं 16 अपॉन 20 करते हैं, NP 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 कैंसिल हो जाता है। तो 4/5 किसकी? Q की वैल्यू आ जाती है, तो P की वैल्यू हो गई 1/5। अब इसको मीन में रख दीजिए N इंटू P। मीन का आंसर था 20, N पता नहीं, इंटू 1/5, तो N का आंसर भी N का आंसर भी आ गया है 100, N का आंसर भी आ गया है 100। तो चेक करिएगा ढंग से, P और Q को इधर उधर मिसमैच मत कर दीजिएगा। तो A फॉर एप्पल इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 का A फॉर एप्पल इज योर आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में P4 इज इक्वल टू P5 दिया, यानी कि E की पावर माइनस M, M की पावर 4 और 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू E की पावर माइनस M, M की पावर 5 और 5 फैक्टोरियल। फिर से लिख देती हूँ, E की पावर माइनस M 1 2 3 4, फिर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल्स टू E की पावर माइनस M 1 2 3 4 5 अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखिए 4 3 2 1, 4 3 2 1, E की पावर माइनस M, E की पावर माइनस M 4M 4M कट गए। तो क्या बचा? क्या बचा यहाँ पर? 1
और यहाँ बचा m/5, तो m इक्वल्स टू क्या आ गया 5। तो पैरामीटर का आंसर पूछा है और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर कौन होता है m, यानी कि मीन होता है, तो मीन का आंसर आ गया है 5। D फॉर दिल्ली इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं, द रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। The rank coefficient of correlation between the marks in management and mathematics for a group of student is 0.6 and the sum of the squares of the deviation is 66. Then find the number of student. तो very easy, ये बता रखा है 0.60 equals to 1 minus 6 summation d square, sorry d square भी बता रखा है, कितना है d square 66 और नीचे आपको n क्यूब माइनस n। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई सा भी आप एक एक करके पुट करते जाइए और चेक करते जाइए कि आंसर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये आंसर 10 से आ जाएगा, तो 10 विल बी योर आंसर। वेरी इजी टास्क, वेरी इजी टास्क। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y विल बी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में जाने का, एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज, एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज। तो बी फॉर बॉम्बे, x इंक्रीजेस y डिक्रीजेस। आगे बढ़ते हैं, टू वेरिएबल x एंड y रिलेटेड इन दिस वे, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। तो आपको ये एक प्रॉपर्टी में लिखवाया था, व्हेन सिंगल इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन एंड क्वेश्चन वांट टू फाइंड bxy, byx एंड r व्हाटएवर बी, तो दैट इक्वेशन विल बी अरेंज इन बोथ वे, x ऑन y एंड y ऑन x। तो इसी इक्वेशन को हम x ऑन y अरेंज करते हैं, x इक्वल्स टू 7 माइनस 3y अपॉन 4 और अपॉन 4, और y इक्वल्स टू 7 माइनस 4x अपॉन 3 अपॉन 3। ये आपका कौन हो जाता है byx, ये आपका कौन हो जाता है bxy। तो ये आंसर तो 1 आना तय है। व्हेन सिंगल इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन, तो r इक्वल्स टू 1 तो आना तय है। अब 1 के बाद आपको ये पता करना है कि ये माइनस आएगा कि प्लस आएगा। तो दोनों की या एक बार भी अरेंज करके देख सकते हैं, बस समझाने के लिए मैंने दोबारा से लिखकर आप लोगों को दिखा दिया है, बाकी नहीं तो एक बार में भी आप देख सकते हैं। क्या देखेंगे, इसकी साइन क्या आ रही है माइनस, इसकी साइन भी क्या आ रही है माइनस, और r इक्वल्स टू bxy मल्टीप्लाई byx का अंडर रूट, ये प्लस तो ये प्लस, ये माइनस तो ये भी माइनस। तो इसलिए आंसर क्या होगा, परफेक्ट नेगेटिव, क्योंकि 1 तो आना परफेक्ट है ही है, 1 तो आना परफेक्ट है ही है, और वो क्या आना चाहिए माइनस का, तो इसलिए क्या है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गिवन द रिग्रेशन इक्वेशन दिस एंड दिस फाइंड y ऑन x। तो y ऑन x पता करने के लिए एक इक्वेशन को x ऑन y, एक को y ऑन x अरेंज करते हैं, दोनों के bxy और byx आ जाएंगे। r निकाल के देखेंगे, r अगर प्लस माइनस 1 के नीचे जिससे भी आ रहा होता है वो ही आंसर हमारा सही होता है। तो आपको क्या करना होता है, अजम्पशन, क्या करनी होती है अजम्पशन। क्या अजम्पशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दो, इसको सेकंड इक्वेशन का नाम दे दो। तो फर्स्ट इक्वेशन मैंने मान ली है y ऑन x और सेकंड इक्वेशन को मान लिया है x ऑन y। तो इसको y ऑन x माना है तो y इधर छोड़ दिया, 13 उधर है ही माइनस का 3x, इसको x इधर छोड़ दिया तो 20 उधर है ही है माइनस का 5y अपॉन 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3/1 है, यहाँ पर 5/2 है, तो दिख ही रहा है, ऑलरेडी दिख रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट ही 1 से ऊपर है, तो r तो 1 के ऊपर जाना तय है। प्रोडक्ट ही 1 के ऊपर है तो r तो 1 के ऊपर जाना तय है, राइट। तो r 1 के ऊपर जा रहा है, यानी कि हमारी अजम्पशन गलत हो गई है। तो उल्टा अज्यूम कर लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, x ऑन y, सेकेंड इक्वेशन कौन है, y ऑन x। अगर x ऑन y है तो x को लेफ्ट हैंड साइड में छोड़िए, 13 माइनस 1y अपॉन 3 इधर y को छोड़िए तो ये 20 माइनस 2x अपॉन 5 और अपॉन 5, राइट। तो अब यहाँ से वैसे तो खैर अब करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ मैंने आपको प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया है कि पहली बार में अगर आपका रॉन्ग आ रहा है तो रिवर्ट वाला आंसर 100% ही करेक्ट होगा, रिवर्ट वाला आंसर 100% ही करेक्ट होगा, राइट। तो रिवर्ट वाला आंसर आपने देख लिया है, मैंने लिख के भी दिखा दिया है, लिख लिया है। तो यहाँ पर हमने देखा ये कौन है bxy और ये कौन है byx, तो हमने किया 1/3 इंटू 2/5 का रूट, तो ये r जो है वो हमारा 1 के अंदर अंदर आ चुका है, लेकिन ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये भी क्या रहता है वैसे माइनस। खैर फिलहाल इन वैल्यूज की हमको यहाँ पर जरूरत नहीं है, तो फिलहाल बस आपको ये बताना था कि y ऑन x कौन सी इक्वेशन है। तो सेकेंड वाली इक्वेशन यानी कि ये वाली इक्वेशन 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखकर मार्क्स लगाइएगा, जैसे ऊपर वाली के अंदर 2x y और 20, ठीक है, खाली एक 5 गायब है, तो ये आपको थोड़ा सा परेशान करती हैं ये चीजें। आगे बढ़ते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर डिपेंड ऑफ चेंज एंड स्केल, इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ, डिपेंड ऑफ
चेंज ऑफ ओरिजिन, इंडिपेंडेंट और चेंज ऑफ ओरिजिन, ठीक है, बिल्कुल क्या होते हैं, ओरिजिन से तो इंडिपेंडेंट होते हैं बट स्केल से इफेक्टेड होते हैं। तो डी फॉर दिल्ली इज योर आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं, वन रिग्रेशन कोफिशिएंट इज मोर देन 1 तो अदर मस्ट बी लेस देन 1। अगर एक आपका क्या है, एक अगर आपका मोर देन 1 है तो दूसरे को हर हाल के अंदर लेस देन 1 होना पड़ेगा। एक अगर आपका मोर देन 1 है तो दूसरे को हर हाल के अंदर लेस देन 1 होना पड़ेगा। नेक्स्ट, सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय, तो ये तो पता ही है कि ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं करता, तो ऑब्वियस सी बात है डी फॉर दिल्ली, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिलेटिव एंड एग्रीगेटेड विद द फिक्स्ड बेस। आपको फॉर्मूला भी थोड़ा सा दिमाग में सेट करना चाहिए जिससे कि ये आंसर जल्दी जल्दी याद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? Purchase index with the based on the base year quantity. False. Fisher index number satisfy the circular test. False. Arithmetic mean is the most appropriate. Most appropriate. False. क्योंकि by default अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है geometric mean is the answer. क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल कौन है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकली कौन सा बेस्ट है, तब आपका ये काम होता है। बाकी जनरल में अगर लैंग्वेज लिखनी है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है ज्योमेट्रिक मीन। तो ये तीनों फॉल्स हो गए, तो वैसे लास्ट वाला अपने आप ही सही हो जाएगा कि स्प्लाइसिंग मीन कंस्ट्रक्टिंग टू कंटिन्यूअस, वन कंटिन्यूअस फ्रॉम द टू डिफरेंट इंडाइसेस ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन बेस। तो दो यहाँ पर लिखा हुआ है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। तो फिलहाल डी विल बी योर ट्रू आंसर। डी आपका कौन है, ट्रू है। जब भी ट्रू फॉल्स आ जाए तो थोड़ी मेहनत कीजिए, कौन कौन फॉल्स है कौन कौन ट्रू है वो भी आपको ढंग से देखकर लिख लेना चाहिए, जिससे कि दोबारा जब आप पढ़ें तो आपको इजी लगे, बढ़िया लगे, अच्छा लगे। मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय 10,000 इन 2000 एंड 2013 20,000 हो चुकी है, इंडेक्स नंबर 240 हो चुका है। तो यानी कि बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 था, करंट ईयर का 240 है। बेस ईयर में 10,000 सैलरी थी, करंट ईयर में 20,000 सैलरी मिल रही है, लेकिन एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए, एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो हमने किया 10,000 इंटू 240 अपॉन 100, तो हमारी होनी चाहिए 24,000, मिल रही है 20,000, तो 4,000 का इंक्रीमेंट। वैसे 24,000 कितनी होनी चाहिए ये पूछा है, तो आंसर हो जाएगा सी, 24,000 कितनी होनी चाहिए और कितने से इंक्रीज हो जानी चाहिए। दो टाइप के क्वेश्चन है, दिखने में सेम ही होते हैं, क्वेश्चन में सेम ही होते हैं। परचेजिंग पावर ऑफ मनी, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ इंडेक्स नंबर, वेरी इजी लैंग्वेज क्वेश्चन। नेक्स्ट है इन द 2010 द मंथली सैलरी 24,000, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर 124 से 224 हो गया है। इफ हैज टू राइटली कंपनसेट व्हाट विल बी द एडिशनल सैलरी, एडिशनल सैलरी की रिक्वायरमेंट जब भी आपको बताई जाती है तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 140 था, 224 हो गया है। पहले 24,000 सैलरी मिलती थी, अब कितनी मिलनी चाहिए, तो 24,000 इंटू 224 डिवाइडेड बाय 140, तो 24,000 इंटू 224 डिवाइड 140, तो इट इज 38,400। बी फॉर बॉम्बे इज योर आंसर, 38,400। सोने से पहले एक बार ये चालीसा, जैसे भगवान की चालीसा पढ़ते हैं ना, हनुमान चालीसा सोने से पहले एक बार पढ़ते हैं, तो वैसे ही अपन जब तक हमारे एग्जाम नहीं हो जाते ये स्टैटिस्टिक्स की चालीसा एक बार आप डेली सोने से पहले सुन लीजिए। तो एग्जाम के अंदर लगभग आप मान लीजिए सारे क्वेश्चन इन्हीं में से आने हैं, इससे बाहर कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है। हार्डली बता रही हूँ 40 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, मैक्सिमम साइड बता रही हूँ, मैक्सिमम साइड 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस चालीसा के बाहर के होंगे, 1-2 क्वेश्चंस होंगे जो कि इस चालीसा के बाहर के होंगे। लेकिन अगर आपने ये चालीसा डेली बेसिस पर अगर आपने पढ़ ली, रट ली, याद कर ली, तो एग्जाम में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितनी बार पढ़ें, जितनी बार लर्न करें, जितनी बार लिखें, जितनी बार क्वेश्चंस करें, फॉर्मूलाज लिख कर करिएगा। क्या करना है, फॉर्मूलाज लिख कर ही आपको काम करना है। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।